मैं श्रीतम यादव। आज आपका टॉपिक है सर्वनाम। क्लास 8 का व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम। आपने क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे नाउन, संज्ञा और वचन, सर्वनाम। लेकिन अगर आप अपर क्लास में होते जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आप क्लास आपकी बढ़ती जा रही है, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि देखो हमें क्या होता है कि जब छोटी क्लास में होते हो तो मेन टॉपिक बस बताया जाता है, लेकिन अगर आप बढ़ते जाओगे जैसे उस मेन टॉपिक में भी टाइप्स रहते हैं, यही तो कंफ्यूजन करता है, यही कंफ्यूजन करता है। लेकिन हम यार कंफ्यूजन दूर करने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के बारे में पूरा इतिहास निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्यों उपयोग किया जाता है? देखिए, मान लीजिए हम कोई एक स्टोरी लिख रहे हैं, किस पर? एक इंसान पर। उस इंसान का नाम ले लेते हैं राम। राम नाम लेते हैं। राम हर सेंटेंस में उपयोग होता है, क्योंकि देखो यही हमारा शुरू से चला आ रहा है, राम इतना राम उतना राम। तो हम बात करते हैं ये सर्वनाम पर, कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं सर्वनाम क्या हो, यानी कि सर्वनाम का उपयोग क्या होता है। अब मान लीजिए कि एक राम है ना, राम नाम का लड़का है। राम सुबह 6 बजे उठता है। राम उठने के बाद मंजन करता है, ब्रश करता है, और राम शाम 7 बजे कोचिंग जाता है, और राम 10 बजे सो जाता है। शाम 10 बजे क्या करता है? सो जाता है। तो ऐसे करके राम 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 ये करता है, राम वो करता है। अब भाई इसको मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। पहली बात तो राम क्या था? राम एक संज्ञा था। राम क्या था? राम क्या था? संज्ञा। राम क्या था? संज्ञा था। राम एक संज्ञा था। लेकिन यहाँ पर राम को मॉडिफाई करके अब उस स्थान पे, राम के स्थान पर ऐसे ऐसे शब्द लिए जाएंगे कि राम को रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा और राम को दोबारा रिपीट भी नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अब ये संज्ञा है, संज्ञा को हटा करके हम उस वर्ड का प्रयोग करेंगे कि हमें इंडिकेट करे यह राम है, यह राम है। अब जैसे यह अब इंडिकेट कर रहा है, वह हमें यह बता रहा है कि यह राम ही है। अब ऐसे ऐसे शब्द को इंडिकेट कर रहा है राम को कि यह राम है, कि यह राम है। यानी कि अब यह तो संज्ञा हो गया, अब ये क्या है? सर्वनाम है। इनको हटा के इसका प्रयोग किया गया। तब आराम से आप बनाइए एक परिभाषा कि संज्ञा को हटाकर सर्वनाम को रखा जाए संज्ञा के स्थान पर और उसका प्रयोग किया जाए तो क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। अब सिंपल में समझो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी कि नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यही होता है सर्वनाम। अब इसके पार्ट्स में आते हैं कि इनके पार्ट कितने होते हैं और इन पार्ट का क्या रोल होता है आपके क्लास 8 के बुक में। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स सर्वनाम के पहले, सबसे पहले सर्वनाम का परिभाषा। सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है ये लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। ये रूल आपको बताया हूँ कि मतलब आपको बुक में कैसा लिखना है। सर्वनाम लिखना, उसके बाद आपको उसका परिभाषा लिखना है। यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हैं इसको परिभाषा, हमने तो बस ऐसे लिख दिया, अब आपको डालना होगा परिभाषा।
क्योंकि बुक में लिखने और इसमें लिखने में अंतर होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं वो बात करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम, अच्छा ये बताइए राइटिंग कैसी लग रही है इनकी? उड़ गया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये आपको मेन टॉपिक बनाना है। देखो, बुक को आप डिजाइन से मत लिखिए, यानी कि फूल वगैरह कुछ मत बनाइए, लेकिन टॉपिक को इतना सुंदरता से लिखिए कि अगर उसको एक बार पेज खोलो ना, एक बार उसमें पेज खोलो ना तो पक्का मन करे यार एक बार पढ़ लूं इसे। तो उसको कॉपी को सुंदरता से मत लिखिए, टॉपिक को सुंदर बनाइए। टॉपिक को, टॉपिक में क्या क्या भर दें कि एक बार पढ़ ले, हाँ यार ये तो नहीं पढ़ा था, ये बात होती है। तो टॉपिक ऐसे ना है। अब 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से वो भी लिख लेते हैं। पहला होता है, पहला नहीं आप कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि पहला यही होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये क है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है इसी से लिया जाए पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब छठवां होगा आपका संबंध वाचक। अरे यार राइटिंग पे मत जाना, बस ऐसे लिख लेना। ठीक, ये हो गए सर्वनाम के भेद। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। यह होता है सर्वनाम के भेद। अब हम एक एक टाइप्स पर बात करेंगे, एक एक टाइप्स पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले। अब हम बढ़ते हैं सर्वनाम के सबसे पहले भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने शब्द पढ़ के समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम बोला है, यानी कि पुरुषों के लिए नहीं इंसानों के लिए यहाँ पे है। बात क्या, इंसानों का मतलब होता है कि हम जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस समय में जो शब्द हम उपयोग करते हैं, कुछ शब्द हमने उपयोग जब किए वहां पे, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन समझेंगे, परिभाषा कि ये होता क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए करता है, वो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आराम से। अब चलते हैं, बात करते हैं इसका डिफिनेशन की ओर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या हुआ? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए
श्रोता के लिए तथा अन्य के लिए प्रयोग करता है तथा अन्य के लिए बस है तथा अन्य के लिए तथा अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब समझना, अब काफी अच्छे से समझना। यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनसे हम समझते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है तो इसका मतलब इंसानों के बारे में बात किया है। यहाँ पे इंसानों के बारे में ये नहीं कि मैन अलग वुमेन अलग, यहाँ पे दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, इंसानों के लिए। जैसे कोई व्यक्ति यानी व्यक्ति कौन हो गया, वक्ता जो बोल रहा है, और श्रोता जो सुन रहा है, और अन्य के लिए तीसरे के बारे में। अब बात करते हैं, जैसे मैं हो गया और एक और हो गए और तीसरा, 3 लोग हो गए। हम एक बात कर रहे हैं इससे, और ये वाला सुन रहा है। मैं इससे बोल रहा हूँ कि कल तुम स्कूल मत जाना, और ये क्या कर रहा है, सुन रहा है। और अब मैं बोल दिया कि श्याम कल स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन श्याम इस बंदे का नाम नहीं है, यहाँ से सुनना। यहाँ पे ये इस बंदे का नाम है राम, इस बंदे का नाम है श्याम, और इस बंदे का नाम है शिवम, इस बंदे का नाम है शिवम। अब ध्यान से सुनना, राम ने श्याम से कहा, राम क्या कहा श्याम से कि शिवम कल स्कूल नहीं गया। राम ने कहा श्याम से। यहाँ पर श्याम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर श्याम बिल्कुल नहीं है, इन दोनों के बीच में श्याम दूर है। श्याम कहाँ पे है, दूर है, और ये दोनों पास में हैं, बातचीत कर रहे हैं कि राम ने श्याम से कहा शिवम कल स्कूल नहीं गया। ये होता है अन्य, ये हो गया अन्य हो गया, और ये होता है आपका श्याम। यहाँ पे हो गया, राम जब श्याम से बोलेगा तो श्याम क्या करेगा, सुनेगा। तो श्याम क्या हो गया, श्रोता हो गया। श्याम क्या हो गया, श्रोता हो गया, और वक्ता आपका राम हो गया। क्या हो गया, राम। ये अब बात करते हैं हम इनके भी प्रकार के बारे में कि जो होता है ना उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उनके बारे में बात करते हैं। कैसे पहचानते हैं ये इस बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम काफी डिटेल में आपको समझाएंगे सर्वनाम के बारे में, भले वीडियो बड़ी ना हो क्यों ना हो जाए। सबसे बात पहले करेंगे हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं और हम आएगा। दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, तुम, आप, ये आएगा। और तीसरा रहा है आपका अन्य, अन्य पुरुष, जो होता है वह, यह, ये, वे। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण देकर समझेंगे कि इनका उपयोग कैसे होता है।
सबसे पहले उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं कि उत्तम पुरुष कौन होता है। तो उत्तम पुरुष आपका होता है वक्ता। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता। और मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता। श्रोता। और अन्य पुरुष कौन होता है? अन्य। कोई अन्य। अन्य के लिए वक्ता क्या काम करता है? बोलने का काम करता है। श्रोता क्या करता है? सुनता है। और अन्य जो हो गया, वक्ता और श्रोता के बीच में जो बात हो रही, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या करता है? वो कौन होता है? अन्य होता है। अभी मैंने आपको कुछ फिगर बना के इससे पहले समझा दिया था कि अन्य कौन हो गया और उत्तम मध्यम कौन से हो गए। तो चलिए फिर से एक बार समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया, मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपका जो आ गया, मैं क्या है? वक्ता है। यहाँ पे देखो मैं है, इसलिए मैं क्या है? वक्ता है। सिर्फ मैं खुद के लिए बोल रहा हूं, यानी कि वक्ता जब अपने लिए उपयोग करता है, वक्ता जब अपने लिए उपयोग करता है तो उत्तम पुरुष आ जाता है। और वक्ता जब दूसरे के लिए यूज करता है, अब मैंने किसी को सजेशन दिया या फिर कुछ दिया कि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, सॉरी, तुम ये काम नहीं करोगे। अब समझना यहाँ पे, तुम ये काम नहीं करोगे। यहाँ पे क्या है? तुम, यानी कि क्या बोला? वक्ता ने श्रोता को बोला, वक्ता ने श्रोता को बोला कि तुम ये काम नहीं करोगे। तुम लगा दिया, यानी कि श्रोता को बोल दिया। अब तीसरा समझना, अन्य पुरुष कौन सा हो गया? ऐसा समझाऊंगा ना कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, अब अन्य पुरुष कौन सा होता है? यानी कि वक्ता और श्रोता आपस में बात कर रहे हैं। वक्ता और श्रोता क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहां पे किसके बारे में? अन्य के बारे में। अब मैंने इसके पहले फिगर से आपको समझाया था, लेकिन अगर न समझ में आया तो फिर से समझना। ये क्या हो गए? एक हो गए। ये क्या हो गए? एक। ये हो गया कंट्री से बाहर। ये इंडिया में है, ये चाइना में, अमेरिका चाइना। अब मान लेना दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, एक बार मैं देख सकता हूं यार दिखाई दे रहा है यहाँ मोबाइल में कि नहीं। ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो सुनना, यहाँ पे ये हो गए इंडिया वाले और ये हो गए चाइना। अब इंडिया का बंदा एक है और ये एक है इंडिया का, ये दोनों हो गए। ये वक्ता है, ये क्या है? श्रोता। वक्ता ने श्रोता को बोला, वक्ता यानी कि इंडिया वाले बात कर रहे हैं कि मुझे चाइना में एक व्यक्ति मिला था और उसका कल्चर जो है, अपने कल्चर के बारे में बताया। एक व्यक्ति मिला था, क्या किया? अपने कल्चर के बारे में बताया। किसको? इसको बताया। और ये बात किनके बीच में हो रही है? इन दोनों के बीच में। और बात किसके बारे में हो रही है? चाइना के इस व्यक्ति के बारे में हो रही है। चाइना के इस व्यक्ति के बारे में हो रही है कि चाइना का जो व्यक्ति था अपने कल्चर के बारे में बताया कि हमारा कल्चर कैसा। आशा करता हूं कि आप सर्वनाम पुरुषवाचक में थोड़ा सा भी अचूक नहीं होंगे, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं अगली वाली, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आपका आता है, अब सर्वनाम के दूसरे कड़ी में पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि हम इनके बारे में बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? अब डिफिनेशन से समझेंगे, फिर आपको बताएंगे। पहले डिफिनेशन लिख लें। सबसे पहले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान
किसी व्यक्ति या स्थान के लिए प्रश्न पूछने प्रश्न या स्थान के लिए प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब समझना, इन शब्दों से समझना प्रश्न, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में प्रश्न उत्तर लिखाया जाता है। तो प्रश्नवाचक समझना कि प्रश्नवाचक क्या होता है, इस शब्द से प्रश्न पूछा जाए तब। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराए, जो शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराए, जैसे अब मान लिया जाए राम कल कहाँ गए थे। राम कल कहाँ गए थे, ये आ गया पहला। अब कहाँ आपका जो है ये प्रश्न उठा दिया, ये क्या किया, आपका प्रश्न उठा दिया कि कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे। फिर ये व्यक्ति बताएगा उस स्थान का नाम, उस स्थान का नाम बताएगा प्रयागराज, प्रयागराज, उस स्थान का नाम बता दिया प्रयागराज। अब क्या होगा कि जब ये इसने क्या प्रश्न किया, ये समझना, इसने क्या किया, प्रश्न किया राम कल कहाँ गए थे, फिर राम ने उत्तर क्या दिया, प्रयागराज, कल मैं प्रयागराज गया था। जब कोई प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर निकल जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक, अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, हालांकि आप सब ये कुछ जानते हैं कि जब प्रश्न पूछता है तो ये चिन्ह जरूर लगता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क इन हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका शिवम से, शिवम इतने दिन तुम कहाँ थे। यहां पे देखना, शिवम तुम इतने दिन कहाँ थे, ये शब्द क्या क्रिएट कर रहा है, ऐसा आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर ये उत्तर इसका मिलेगा, आपको उत्तर मिलेगा शिवम इतने दिन तुम कहाँ थे, फिर ये शिवम बोलेगा किसी टूर का नाम बताएगा, किसी टूर का नाम बताएगा। टूर का नाम मान लीजिए हमने दे दिया मथुरा। शिवम ने उत्तर दिया कि हमने मथुरा गया था। शिवम किसी ने टूर का नाम लिया मथुरा, यानी कि मथुरा घूमने गया था। ये क्या किया, शिवम ने उत्तर दे दिया। यह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम का जो भेद है आप उनके शब्दों से बता सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम जो इंसानों के लिए बात करता है, एक दूसरे के लिए बात करता है, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे प्रश्न दिया है, यानी कि ये क्या है, प्रश्न पूछने में मदद करता है। जो शब्द प्रश्न पूछने में मदद करता है वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं।
अब बढ़ते हैं अगली कदम की ओर, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम का तीसरा कड़ी यानी तीसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहां से समझना। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति को संकेत करे। क्या करे? संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप समझना। कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो चीज निश्चित हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो चीजें निश्चित हो, यानी कि अब बोल लिया जाए एग्जाम्पल से समझना, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। जब ये व्यक्ति यानी कि ये क्या है, वह एक व्यक्ति है, यह बोला ये क्या है? ये तो घर है। क्या है? ये तो क्या है? ये घर। अब ये व्यक्ति बोला इस घर के लिए इस व्यक्ति से कि ये देखो ये मेरा घर है। अब इस व्यक्ति का ये 100% इसी व्यक्ति का घर है, तभी बोला। अगर इस व्यक्ति का यानी कि इस व्यक्ति का ये घर न होता, इस व्यक्ति का ये घर न होता और यहाँ पर एक घर और हो जाते, यहाँ पर क्या हो जाता, एक घर और हो जाते सेम, तो ये व्यक्ति क्या कहता कि शायद क्या कहता है, शायद इन्हीं में से कोई एक घर मेरा है। बोलता ये व्यक्ति शायद इन्हीं में से कोई मेरा एक घर है, और तब क्या हो जाता, ये अनिश्चय हो जाता, क्योंकि इसे पता ही नहीं है। अनिश्चय, इस व्यक्ति को पता ही नहीं है पूरा, यानी कि 100% इसको श्योर नहीं है, कंफ्यूजन में है। जब कोई व्यक्ति कंफ्यूजन होता है तो अनिश्चय होता है, और जब उसे 100% श्योर होता है कि यही चीज है, यही व्यक्ति है, यही वस्तु है, तब वो निश्चय होता है, यानी कि निश्चित होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये व्यक्ति अपना 100% इस घर में लगाया है कि ये 100% घर मेरा है। और जब अनिश्चय की बात हो, इसमें डिफरेंस समझना, इसमें निश्चय और अनिश्चय दोनों को समझना। इसमें अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यहां पे जो सर्वनाम शब्द की से अनिश्चय वस्तु या यहां पे क्या होगा, अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति को संकेत करे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें निश्चय और अनिश्चय दोनों समझना। यहाँ पे निश्चय जो 100% श्योर रहे, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, और इसमें क्या हो 100% श्योर ना हो और इसमें कंफ्यूजन हो, तो क्या होगा इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझना। अब एक व्यक्ति बोला वहां पर कुछ आदमी हैं, यहाँ पर कुछ आदमी हैं, मान लो यहाँ पर कुछ आदमी हैं। ये एक व्यक्ति बोला किससे, इससे, कि वहां पर कुछ आदमी हैं। इस व्यक्ति को पता नहीं है कि यहाँ पर कितने आदमी हैं, यहाँ पे कितने आदमी हैं, इस व्यक्ति को पता नहीं है। अगर इस व्यक्ति को, ये क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, ये शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चय। अगर इस व्यक्ति को पता होता वहां पर कितने, 1 2 3 4 5, वहां पर 5 आदमी हैं, तब क्या हो जाएगा,
निश्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर आदमियों की संख्या पता हो गया है कि कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब वो निश्चयवाचक सर्व हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, यानी कि सर्वनाम के पांचवें भेद में निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के पांचवें भेद में आते हैं, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर शब्द से आप समझ जाएंगे निजी का काम। यहाँ पर आप डिफिनेशन पे समझते हैं, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा निजी या अपनेपन का बोध होता है या बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। समझ है ना। अब यहाँ पे निजी यानी कि खुद के लिए, स्वयं के लिए बात किया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। यानी कि यहाँ पर स्वयं के बारे में बात किया गया है कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। यहाँ पर क्या बोला है, खुद के लिए। एक व्यक्ति अपने पर ये चीज डिपेंड कर चुका है, अपने पे ये निर्भर कर चुका है कि मैं ये काम स्वयं करूंगा। यानी कि निजी के लिए निजवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। अब हम सर्वनाम के लास्ट भेद में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से ज्ञात होता है। क्या होता है, संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखना एग्जाम्पल, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब किसी व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो, यानी कि संबंध, एक दूसरे का संबंध जब किसी से हो, यानी कि अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एक उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी या वैसी। यहाँ पर इन दोनों में संबंध ज्ञात हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है, संबंध ज्ञात हो रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो, उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ये दोनों क्या, यहाँ पर जैसी और वैसी सेम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप प्रोनाउंस करोगे
तो यहाँ पे इनमें और इनमें थोड़ा सा सेम दिखाएं, जैसे यहाँ पे जैसी है और यहाँ पे वैसी है, यहाँ पे वह लगा दें, यहाँ पे ज, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी इनमें क्या हो रहा है, संबंध क्रिएट हो रहा है। ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये हो गया आपका खत्म। अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।